ओके, तो आज लेते हैं हेल्थ सुरक्षा इंश्योरेंस। हेल्थ सुरक्षा इंश्योरेंस, देखिए हेल्थ सुरक्षा इंश्योरेंस समझने से पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज का कंसेप्ट समझना होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस सेक्शन में दो तरीके की पॉलिसीज होती हैं, एक बेनिफिट बेस्ड, एक इंडेमनिटी बेस्ड। बेनिफिट बेस्ड पॉलिसीज में सम इंश्योर्ड लीड रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर क्लेम पेबल होता है तो सारा की सारा सम इंश्योर्ड पेबल होता है, कोई पॉलिसी डिडक्टिबल्स उसमें अप्लाई नहीं होते। और इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसीज में उसका बिल्कुल उल्टा है, वहाँ क्लेम रिएम्बर्समेंट बेसिस पर मिलता है, चाहे वो कैशलेस हो या रिएम्बर्समेंट हो, और उसके लिए सारे डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए, प्लस पॉलिसी डिडक्टिबल्स भी अप्लाई होते हैं। तो दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है और दोनों पॉलिसियाँ एक साथ भी ली जा सकती हैं। एक ही व्यक्ति दोनों तरीके की एक एक पॉलिसी अपनी लाइफ के लिए ले सकता है। ओ, बिल्कुल ही नहीं आई। ओके ओके ओके, हाँ, तो हेल्थ सुरक्षा पॉलिसी ले रहे हैं आज। हेल्थ सुरक्षा पॉलिसी में सबसे पहले आपको इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट समझना होगा, हेल्थ इंश्योरेंस का, कि हेल्थ इंश्योरेंस में दो तरीके की पॉलिसीज होती हैं, एक बेनिफिट बेस्ड पॉलिसीज, एक इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसीज। बेनिफिट बेस्ड पॉलिसीज में सम इंश्योर्ड लीड रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर क्लेम पेबल है तो पूरा सम इंश्योर्ड पे किया जाएगा, कोई पॉलिसी डिडक्टिबल नहीं होता, फिर चाहे उस फंड का आप कैसे भी यूज करें। लेकिन इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसीज बिल्कुल इसके अपोजिट है। यहाँ पॉलिसी में रिएम्बर्समेंट बेसिस है, चाहे कैशलेस से लीजिए या रिएम्बर्समेंट से लीजिए, क्लेम इज बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंटेशन। जितना आपने एक्सपेंडिचर किया उसमें से क्या क्या पेबल है उसी का क्लेम पे होगा। तो दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, लेकिन कोई भी पर्सन अपनी लाइफ के लिए दोनों तरीके की एक एक पॉलिसी ले सकता है। अगर मैं चाहूँ अपनी लाइफ के लिए तो एक पॉलिसी बेनिफिट बेस्ड भी ले सकता हूँ, एक इंडेमनिटी बेस्ड भी ले सकता हूँ, और एक ही बीमारी का दोनों पॉलिसीज में क्लेम भी ले सकता हूँ, और उसमें किसी तरीके का कोई फ्रॉड नहीं है, कोई भी इलीगलिटी नहीं है, क्योंकि दोनों पॉलिसीज का कंसेप्ट ही बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों का सम इंश्योर्ड एक भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, दोनों का कवरेज अलग अलग है, दोनों का मेथड अलग अलग है, दोनों के पेमेंट सिस्टम अलग अलग है, दोनों की इंश्योरेंस कंपनी एक ही हो सकती है, अलग तो होती है क्या नॉर्मली। तो इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसीज में मतलब बेसिक डिफरेंस है क्या? जैसे हमारी इस पॉलिसी में अगर हम बात करें तो हम इस पॉलिसी के थ्रू सपोर्ट इन मेडिकल इमरजेंसी तो देंगे ही इंश्योर्ड को, लेकिन उसमें कैशलेस ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, 50 साल तक कोई भी मेडिकल टेस्ट भी जरूरी नहीं है, जो भी प्रीमियम पे किया जा रहा है उस पर टैक्स सेविंग भी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, बेटर मेडिकल केयर है, और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन का बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये सब समझने के लिए हमें ये सारी चीज़ें समझनी होगी कि हमारी इस पॉलिसी में है क्या, और ये सारी की सारी चीज़ें कवर्ड हैं। इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर्ड है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी कवर हैं, डे केयर ट्रीटमेंट, बॉर्डर ट्रीटमेंट, आयुष ट्रीटमेंट,
कैटरैक्ट ट्रीटमेंट एंड एम्बुलेंस एक्सपेंसेस, दे आर ऑल पेबल। लेकिन आपको इसमें दो चीजें नहीं दिखाई, मॉडर्न ट्रीटमेंट एंड आयुष ट्रीटमेंट। तो ये दोनों ही चीजें हैं भी इस पॉलिसी में पेबल और कवर्ड है। अब हम 1 बाय 1 इनको कवर करते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन, क्या हुआ हॉस्पिटलाइजेशन के केस में? जो भी मेडिकल एक्सपेंसेज होंगे, जो भी हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चे हुए होंगे, सम इंश्योर्ड प्लस क्यूमुलेटिव बोनस की लिमिट तक वो सब पेबल हो। सम इंश्योर्ड प्लस क्यूमुलेटिव बोनस। लेकिन दो चीजों में फाइनेंशियल लिमिट रहेगी। रूम रेंट, बोर्डिंग, नर्सिंग एक्सपेंसेस में फाइनेंशियल लिमिट है 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड, जो कि 5,000 रुपीज पर डे हो सकती है मैक्सिमम। और ICCU चार्जेज और ICU चार्जेस की लिमिट 5%, जो कि मैक्सिमम 10,000 पर डे होगी। ICU का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, ICCU का मतलब होता है इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट। बस इन्हीं दो चीज़ों की लिमिट है। बाकी सर्जन, एनेस्थेसिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेशन स्पेशलिस्ट की ये एक्चुअल बेसिस पर पे होगी। एनेस्थीसिया, ब्लड ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, सर्जिकल अप्लायंसेज, मेडिसिन एंड ड्रग्स, कॉस्ट वार्ड, डायग्नोस्टिक इमेजिंग मोडेलिटीज, ये सब भी एक्चुअल बेसिस पर पे होंगे। मतलब इनमें कोई लिमिट नहीं है, इनमें कोई कटौती नहीं। इसी के साथ कैटरैक्ट ट्रीटमेंट अगर है तो उस पर सारी कंपनियों की मैक्सिमम एक्सपेंसेस की लिमिट पे होती है, क्योंकि उसका 40,000 रुपये तक का 25% ऑफ सम इंश्योर्ड या 40,000 रुपये दोनों में से जो भी कम हो पे होता है पर आई अंडर 1 पॉलिसी ईयर। एक पॉलिसी ईयर में एक आई के कैटरैक्ट ऑपरेशन के लिए मैक्सिमम 40,000 रुपये तक पेबल है। डेंटल ट्रीटमेंट ड्यू टू इंजरी, पॉलिसी सम इंश्योर्ड तक पेबल है। प्लास्टिक सर्जरी पेबल है और डे केयर ट्रीटमेंट पेबल है। रोड एम्बुलेंस मैक्सिमम 2,000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन पेबल है। मॉडर्न ट्रीटमेंट अप टू 50% ऑफ पॉलिसी सम इंश्योर्ड पेबल है। लेकिन उससे पहले इसको समझना पड़ेगा कि ये मॉडर्न ट्रीटमेंट है क्या। तो जब भी हॉस्पिटलाइजेशन का केस आता है, उसका मतलब ये है कि मिनिमम 24 कॉन्सिक्यूटिव आवर्स का एज इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए। लेकिन ये डे केयर ट्रीटमेंट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि डे केयर ट्रीटमेंट का मतलब है कि वो डिजीज है जिनका कोई 1 घंटे में 2 घंटे में भी ट्रीटमेंट हो जाता है। वहाँ 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। इवन ऑब्जर्वेशन में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी आयुष ट्रीटमेंट क्या है? आयुष स्टैंड फॉर AYUSH, मीन्स आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये सारी की सारी पैथी है, जैसे एलोपैथी। पहले ये मेडिकल पॉलिसीज में कवर नहीं होती थी, लेकिन खासतौर से इंडिया में एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन आयुर्वेद में भी बिलीव करता है, होम्योपैथी में भी बिलीव करता है, योगा नेचुरोपैथी में भी बिलीव करता है। यहाँ तक कि वो एलोपैथी में बिलीव नहीं करते। इसलिए सभी को अभी इस मेडिकल पॉलिसी में कवर कर दिया गया है। लेकिन इनमें भी 24 आवर्स का कॉन्सिक्यूटिव इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है। कॉन्सिक्यूटिव मीन्स लगातार 4 घंटे आज रहे, 4 घंटे कल रहे, ऐसे नहीं चलेगा। कंटिन्यूस 24 आवर का हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए। पॉलिसी के कवरेज में प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी शामिल है, जिसका मतलब है कि एनी मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड प्रायर टू एडमिशन इन द हॉस्पिटल
अस्पताल में भर्ती होने से पहले जो खर्चे किए गए हैं वो भी इसमें शामिल है, लेकिन उनका डे काउंट है 30 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ एडमिशन इन हॉस्पिटल, 30 दिन तक के। उस 30 दिन के खर्चे में लैब टेस्ट भी शामिल है, एक्सरे, सीटी स्कैन, ईसीजी, एमआरआई, डॉक्टर्स कंसल्टेशन, मेडिसिन, इन पर जो भी खर्चा किया गया है वो पॉलिसी में पेबल होगा। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, अस्पताल में भर्ती होने के बाद और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद, क्योंकि भर्ती होने के बाद वाली तो आ गई हॉस्पिटलाइजेशन कैटेगरी में, और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद आएंगे पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कैटेगरी, तो वो सारे एक्सपेंसेस भी पेबल हैं। उनका डे काउंट है 60 फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द हॉस्पिटल, यानी 30 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन, 60 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। इसमें भी कंसल्टेशन फी, डायग्नोस्टिक चार्जेस, मेडिसिन, ड्रग्स, फिजियोथेरेपी, नॉर्मल यही एडवाइस होते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, ये सब पेबल है। क्यूमुलेटिव बोनस, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्यूमुलेटिव बोनस का एक डिफरेंट रोल होता है। मोटर की पॉलिसी में बोनस का मतलब है कि प्रीमियम में से डिस्काउंट दे देना, वो भी इसी तरीके से अर्न किया जाता है कि पूरे साल में अगर कोई क्लेम नहीं लिया है तो जो परसेंटेज का स्लैब है उतना % डिस्काउंट ओडी प्रीमियम में से दे देते हैं। यहाँ पर अगर पूरे साल में कोई क्लेम नहीं लिया है तो बजाय डिस्काउंट देने के 5% से सम इंश्योर्ड को बढ़ा देते हैं, उसका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता क्योंकि बोनस है। और ये भी मैक्सिमम 50% तक बढ़ता जाएगा, हर साल बढ़ेगा जितने साल क्लेम नहीं लेंगे। लेकिन ये पॉलिसी टाइमली रिन्यू होने पर ही मिलेगा, विद इन ग्रेस पीरियड भी पॉलिसी रिन्यू हो जानी चाहिए, मैक्सिमम 50%। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे मैंने एक 5 लाख की पॉलिसी ली, पहले साल पॉलिसी पर कोई क्लेम नहीं लिया, जब मैं इसको रिन्यू कराता हूँ तो मुझे 5 लाख की पॉलिसी पर 5% क्यूमुलेटिव बोनस मिला, तो मेरा सम इंश्योर्ड हो गया 5,25,000। दूसरे साल में भी नहीं लिया तो मेरा सम इंश्योर्ड हो गया 5,50,000। तीसरे साल भी नहीं लिया तो 5,75,000। चौथे साल भी नहीं लिया तो 6 लाख। लेकिन अगर 5वें साल ले लिया 5%, तो यहाँ एनसीबी की तरह मेरा क्यूमुलेटिव बोनस 0 नहीं होगा, केवल एक स्टेप डाउन होगा। तो ये 1 लाख से रह करके 75,000 आएगा। तो ये 1%, ये एक स्टेप डाउन जो होगा वो उसी में से होगा जो आपने बोनस अर्न किया है। अगर अर्न नहीं किया रखा है तो सम इंश्योर्ड माइनस नहीं होगा। Cumulative bonus shall be available only if the policy is renewed, premium paid within the grace period. तो इस तरीके से क्यूमुलेटिव बोनस सम इंश्योर्ड को बढ़ाता जाएगा, और ये सिर्फ कागजों में दिखाने के लिए नहीं है। अगर मैंने चौथे साल में मेरा सम इंश्योर्ड 5 लाख प्लस 1 लाख बोनस 6 लाख हो गया है, और मेरे ट्रीटमेंट पर 7 लाख का खर्चा हुआ है, तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी 6 लाख रुपए देगी, सम इंश्योर्ड प्लस क्यूमुलेटिव बोनस। पॉलिसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 18 ईयर्स से ऊपर के आदमी को पॉलिसी दी जा सकती है। रिस्क तो बच्चे की भी कवर्ड है, लेकिन क्योंकि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ नहीं होता, तो पर्सन एडल्ट होना चाहिए। एक ही पॉलिसी में अपनी, स्पाउस की, डिपेंडेंट चिल्ड्रन की, पेरेंट्स यानी माँ बाप, और पेरेंट्स इन लॉ यानी सास ससुर, इन सबकी रिस्क एक ही पॉलिसी में कवर हो जाएगी। इसका मतलब ये जो पॉलिसी है ये 2 तरीके की है।
इसको इंडिविजुअल बेसिस पर भी ले सकते हैं अगर मुझे अकेले की रिस्क कवर करानी है, और पूरी फैमिली की रिस्क करानी है तो फैमिली फ्लोटर बेसिस पर भी ले सकते हैं। तो सम इंश्योर्ड पूरी फैमिली में फ्लोट करता रहेगा तब तक जब तक कि सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। 5 लाख की पॉलिसी है, 2 लाख का क्लेम मैंने ले लिया, 4 लाख का वाइफ का क्लेम आ गया तो 3 लाख का क्लेम उसको मिल जाएगा। सम इंश्योर्ड से ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। 3 तरीके के सम इंश्योर्ड हम ऑफर कर रहे हैं इस पॉलिसी में, 5 लाख, 7.5 लाख और 10 लाख। एंट्री एज है 18 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स मैक्सिमम। इनिशियल पॉलिसी हम 66 ईयर्स के पर्सन को नहीं देंगे, मैक्सिमम 65। रिन्यूअल 67 हो सकता है, 70 हो सकता है, 75 हो सकता है। पॉलिसी केवल 12 महीने के लिए, 2 साल या 3 साल वाला प्रोविजन नहीं है। अब इसमें कुछ चीज़ों की डेफिनेशन समझना जरूरी है, जैसा हॉस्पिटल जो होते हैं वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, और इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होने के लिए उनको जिस सिटी में उसकी पॉपुलेशन अगर 10 लाख से कम है तो 10 बेड चाहिए, 10 लाख से ज़्यादा है तो 15 बेड चाहिए मिनिमम। इसी तरह आयुष हॉस्पिटल्स में भी उनके रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा लिबरल नॉर्म है, क्योंकि वो एलोपैथी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते, तो उनके लिए किसी भी तरीके का सिटी हो मिनिमम 5 इनपेशेंट बेड्स होना चाहिए। फ्री लुक पीरियड अभी तक 30 डेज का है, लेकिन आपने न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ा होगा इसको बढ़ाने की बात चल रही है। हो सकता है वो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में ही बढ़ाया जाए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस की तो पॉलिसी 1 साल की होती है नॉर्मल, जैसे हमारी 1 साल की। तो फ्री लुक पीरियड का मतलब है 30 डेज का वो टाइम जिसमें कि इंश्योर को ये राइट है कि अगर उसको पॉलिसी पसंद नहीं आती है तो पॉलिसी को कैंसिल करा सकता है, अपना रिफंड ले सकता है, सिर्फ उसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस डिडक्ट हो जाएंगे। ग्रेस पीरियड ये भी 30 डेज का है। पॉलिसी की एक्सपायरी डेट से लेकर के 30 दिन के दिन अंदर अगर पॉलिसी रिन्यू हो गई है तो सारी बेनिफिट्स कंटिन्यू होंगे। 30 से अगर 32 से 30 34 हो गए तो जो भी आपने अर्न किया है वो खत्म हो जाएगा। जैसे मान लिया आपका 40% वो क्यूमुलेटिव बोनस चल रहा है, आप 1.5 महीने तक पॉलिसी को रिन्यू नहीं कर पाए, एक्सपायरी डेट से भूल गए, तो वो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि क्लेम होता तो -5% होता, यहाँ तो पॉलिसी रिन्यू नहीं हुई। इनिशियल वेटिंग पीरियड पहले 30 दिन में पॉलिसी पर कोई क्लेम नहीं मिलेगा बीमारी का, सिकनेस का, लेकिन अगर एक्सीडेंट का केस है तो मिलेगा। एक्सीडेंट में 30 दिन का वेटिंग पीरियड काम नहीं करता। ये केवल फर्स्ट पॉलिसी पर लगेगा क्लॉज, उसके बाद जितने भी रिन्यूअल होंगे उनमें ये क्लॉज नहीं लगेगा, फिर वो ऑटोमेटिक डे 1 से ही रिस्क कवर होती चली जाएगी। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस हेल्थ की किसी भी कंपनी की कोई भी पॉलिसी हो उसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर नहीं होती। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जो पहले से है। इंश्योरेंस का मतलब होता है जो इंश्योरेंस पीरियड में कोई भी घटना घट सकती है, यहाँ तो पहले से ही घटी हुई है, तो जो चीज पहले से है उसका बीमा ही नहीं हो सकता। इसलिए
नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनियां एक सर्टेन पीरियड रख देती हैं जिसके बाद ही प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को कवर किया जाता है। तो यहाँ है 36 का मतलब 3 साल बाद ही प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर होगी। को पेमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर एक को पेमेंट का फंडा भी होता है, यानी कि आपका क्लेम अगर 2 लाख का बना है तो आपका सम इंश्योर्ड मान लिया 3 लाख है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 2 लाख तो देगी, लेकिन आपसे कहेगी कि 5% क्लेम अमाउंट आप बियर करेंगे। तो वो जो कंपलसरी एक्सेस की तरह 5% काटा गया वो आपको अपनी जेब से लगेगा। तो ये हर क्लेम पे लागू होगा, लेकिन इससे सम इंश्योर्ड कम नहीं होता, सम इंश्योर्ड वही रहेगा, ये केवल क्लेम अमाउंट में से कटेगा। मॉडर्न ट्रीटमेंट, कुछ बीमारियां होती हैं जो मॉडर्न ट्रीटमेंट कहलाती हैं, क्योंकि उनमें आज की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया जाता है और 24 घंटे से कम में भी ट्रीटमेंट हो जाता है। सर्जिकल प्रोसीजर ही ऐसा है, जैसे कोई लेजर ट्रीटमेंट है, रोबोटिक सर्जरी का ट्रीटमेंट है, ओरल केमियोथेरेपी है, बैलून सिलोप्लास्टी है, IUNM है, इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग। इनसे जो ट्रीटमेंट होते हैं उनके लिए 24 घंटे से भी कम का टाइम चाहिए होता है। तो ये 12 तरीके की बीमारियां हमारी पॉलिसी में कवर्ड है और इनका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो 24 घंटे से कम का है तो भी पॉलिसी में कवर्ड है और पेबल है। कुछ और प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज हैं, उनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज ना कह करके एलिमेंट ही कहिए, आप सिकनेस ही कहिए, लेकिन उनमें हमारा 24 महीने का वेटिंग पीरियड है जिनको कि हम पॉलिसी में कवर नहीं करते, यानी वो हमारी पॉलिसी में 2 साल के बाद कवर होगी। इनमें से कुछ तो बहुत पॉपुलर है, अब जैसे हर्निया है, पाइल्स है, कैटरेक्ट का ही ऑपरेशन है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, टॉन्सिलेक्टोमी है, तो इनको 2 साल तक कवर नहीं करते, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक कवर हो जाता है, बशर्ते कि पॉलिसी कंटिन्यूएशन में रिन्यू हो। इनके लिए वेटिंग पीरियड 24 मंथ्स। पॉलिसी में कुछ जनरल एक्सक्लूजन्स हैं। इन केसेस में इंश्योरेंस कंपनी कोई क्लेम पे नहीं करेगी क्योंकि ये रिस्क पॉलिसी में से एक्सक्लूड कर दी गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैटरनिटी एक्सपेंसेस, हैजार्डस और एडवेंचरस स्पोर्ट्स में भी नहीं, ओबेसिटी या वेट कंट्रोल, इन्वेस्टिगेशन और एवेल्यूशन चार्जेस, एक्सपेंसेस इनकर्ड आउटसाइड इंडिया। तो इस तरीके के 19 एक्सक्लूजन्स हैं जिन केसेस में हमारी कंपनी क्लेम पे नहीं करेगी। आप क्लेम प्रोसेस समझिए। इस पॉलिसी में क्लेम प्रोसेस कुछ स्पेशल है, उसके पीछे रीजन है कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस में TPA का इन्वॉल्वमेंट होता है। TPA मीन्स थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। ये एक ऐसी कड़ी है जो कि इंश्योर्ड और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में ब्रिज बनाती है और दोनों के लिए हेल्पफुल होती है। तो जो TPA है यही क्लेम हैंडल करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पर।
यही क्लेम सेटल कराते हैं, यही कैशलेस कराते हैं। अब कैशलेस का मतलब समझ लीजिए, बीमारी के इलाज पर जो खर्चा हो रहा है उसको इसके बजाय कि पेशेंट पे करे, इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट हॉस्पिटल को पे कर देती है। लेकिन शर्त यह है कि वो हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी के या टीपीए के नेटवर्क में होना चाहिए, इसलिए उनको कहा जाता है नेटवर्क हॉस्पिटल। और हर टीपीए की एक बहुत लंबी नेटवर्क लिस्ट होती है। जैसे जयपुर में देखा जाए तो कम से कम 40-50 हॉस्पिटल्स की नेटवर्क की लिस्ट होगी, जिसमें से किसी में भी इलाज कराइए कैशलेस हो जाएगा। तो ये कैशलेस का फ़ायदा ये है कि अगर कोई बहुत बड़ी कॉस्ट का ट्रीटमेंट है, जैसे अचानक किसी बंदे का लीवर खराब हो गया, लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, अब 5-6 लाख की कॉस्ट लग रही है, उसके पास तो 1 लाख भी नहीं है, लेकिन ये पॉलिसी है, 5 लाख का सम इंश्योर्ड भी है। तो ऐसे केस में कैशलेस अगर अप्रूव हो जाता है तो उसका ट्रांसप्लांट हो जाएगा। लेकिन जहाँ नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं है या कैशलेस किसी कारण से अप्रूव नहीं हो पा रहा है, टाइमली अप्लाई नहीं किया है या इंटीमेट नहीं किया है, वहाँ जो क्लेम मिलेगा वो रिएम्बर्समेंट बेसिस पे मिलेगा। रिएम्बर्समेंट बेसिस पे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन का काम बढ़ जाता है और कैश ट्रीटमेंट के बाद मिलता है, वो भी इंश्योर्ड को ही मिलता है। इसका मतलब इंश्योर्ड को हॉस्पिटल को अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो दोनों सिस्टम फोर्स में है, जहाँ जैसी सुविधा हो वैसा अवेल किया जा सकता है। मान लिया कोई इंश्योर्ड का किसी ऐसे एरिया में, छोटे एरिया में, गांव में या इंटीरियर में एक्सीडेंट हो गया या कोई अचानक बीमारी हो गई, वहाँ कोई नेटवर्क हॉस्पिटल है ही नहीं, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक है तो वहाँ उसने इलाज कराया, भर्ती भी रहा, तो कैशलेस ना होकर के रिइंबर्समेंट हो गया। कैशलेस में डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि टीपीए हैंड टू हैंड चेक कर लेता है, उसी के बाद रिकमेंड करता है। टीपीए आईडी चेक कर लेता है, पॉलिसी नंबर चेक कर लेता है, इंश्योर की प्रेस्क्रिप्शन देख लेता है, डॉक्टर ने क्या प्रेस्क्राइब किया वो चेक कर लेता है, ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट भरवा लेता है। तो ये काम पहले हो जाता है। कार्ड होल्डर को ये सारी सुविधा टीपीए के थ्रू टाइमली मिल जाती है। लेकिन जहाँ कैशलेस नहीं मिला है, वहाँ रिएम्बर्समेंट बेसिस पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे। ड्यूली कंप्लीटेड क्लेम फॉर्म, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, एनईएफटी यानी बैंक की डिटेल, केवाईसी डिटेल, ओरिजिनल डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन, डॉक्टर के फाइनल बिल, मेडिसिन के फाइनल बिल, पेमेंट रिसीट्स, ओरिजिनल डिस्चार्ज समरी, ये सब देनी पड़ेगी। तो दोनों तरीके से क्लेम पेबल है। फिर आते हैं प्रीमियम कैलकुलेशन पे। पॉलिसी का प्रीमियम देखिए, कॉन्सेप्ट ये है कि हमने 3 सम इंश्योर्ड रखे, 5 लाख, 7.5 लाख और 10 लाख। दूसरी चीज ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हमेशा एज के हिसाब से लिया जाता है। तो एज बैंड बनाए गए, माइनर्स का अलग है 0 to 80, फिर 19 से 25, 26 से 30, लाइक दैट अप टू 80 एंड 80। हालांकि इनिशियली तो पॉलिसी 65 साल से ज़्यादा नहीं दी जाएगी, लेकिन रिन्यूअल में कंटिन्यूएशन में कोई भी एज हो सकती है। लेकिन प्रीमियम जो देखा जाएगा वो दोनों बेसिस हैं उसके। इंडिविजुअल प्रीमियम भी है, फ्लोटर प्रीमियम भी है। पहली चीज़, इंडिविजुअल प्रीमियम विद जीएसटी है, विदाउट जीएसटी है। दूसरी चीज़, इंडिविजुअल प्रीमियम विदाउट वैल्यू पैक है, विद वैल्यू पैक है। तीसरी चीज़, तो चार्ट उसी हिसाब से बनाए गए। अब जैसे इंडिविजुअल प्रीमियम है विदाउट जीएसटी, यानी इसमें जीएसटी शामिल नहीं है,
और वैल्यू पैक शामिल नहीं है। अब एग्जांपल के लिए आपने मान लिया 50 साल के बंदे का एग्जांपल ले लिया कि उसने 10 लाख की पॉलिसी ली, तो उसको 13,723 रुपये देने पड़ रहे हैं। और उसमें वो GST अलग से शामिल करेगा, वैल्यू पैक लेता है तो उसका प्रीमियम अलग से शामिल करेगा, तो काम बढ़ जाएगा। तो हम आते हैं चार्ट नंबर 2 पर। यह है विद GST लेकिन विदाउट वैल्यू पैक। यहाँ 50 साल के व्यक्ति का प्रीमियम विद GST 16,193 हो गया 10 लाख का, क्योंकि उसमें GST 18% शामिल होगी। लेकिन अभी एक चीज बाकी है, विद वैल्यू पैक और विदाउट वैल्यू पैक। इसी को अगर हम विद वैल्यू पैक ले लेते हैं तो प्रीमियम और बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? ये देखिए, 50 साल के व्यक्ति विद GST प्रीमियम हुआ इसका, और विद वैल्यू पैक प्रीमियम हुआ 18,622, 10 लाख। अब क्वेश्चन ये कि विद वैल्यू पैक क्या है? तो विद वैल्यू पैक को समझ लीजिए। विद वैल्यू पैक के मायने हैं कि आपकी पॉलिसी में 4 बेनिफिट बढ़ जाते हैं, तो इसको हम वैल्यू पैक बोलते हैं। लेकिन साथ ही प्रीमियम भी बढ़ जाता है 15%, प्रीमियम की लोडिंग 15% लग जाती है। प्रीमियम बढ़ेगा तो बेनिफिट बढ़ेगा। बेनिफिट क्या है? हमने पहली सीलिंग रखी कि रूम रेंट और बोर्डिंग नर्सिंग एक्सपेंसेस 2% या 5,000 रुपये तक मिलेगा। अगर हम वैल्यू बैक लेते हैं तो मैक्सिमम 5,000 रुपये की लिमिट खत्म हो जाती है, और यहाँ मैक्सिमम 10,000 रुपये पर डे की लिमिट आ जाती है। यानी बेनिफिट डबल हो गया। ऐसे ही हमारी दूसरी लिमिट थी ICU चार्जेज या ICCU चार्जेस, वो भी 5% ही पेबल था, लेकिन मैक्सिमम 10,000 रुपये। तो अगर हम यहाँ वैल्यू पैक ले लेते हैं तो इसकी लिमिट मैक्सिमम हो जाती है 20,000 रुपीज पर डे। परसेंटेज तो वही रहेगा, लेकिन मैक्सिमम की लिमिट बढ़ के 20,000 रुपये हो जाएगी। इन दो के अलावा तीसरा और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है 5% जो हम को पेमेंट काटेंगे हर क्लेम में। हर क्लेम पर जो 5% को पेमेंट इंश्योर्ड को बियर करना पड़ेगा, वैल्यू पैक लेने के बाद वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी और इंश्योर्ड को कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और चौथा है प्री एंड पोस्ट एक्सपेंसेस लिमिट। तो इसमें जो हमने डे टाइम रखा हुआ है कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर 30 डेज, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर 60 डेज आर पेएबल। ये दोनों बढ़ के डबल हो जाएंगे, यानी 30 की जगह 60 हो जाएगा, 60 की जगह 90 हो जाएगा। अभी 60 वाला डबल तो नहीं हुआ, लेकिन 90 डेज हो गया। इस तरीके से वैल्यू पैक में 4 एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलती है और इसका प्रीमियम 15% लोडिंग बढ़ जाती है। लेकिन ये कोई भी रह सकता है। अब ये जो इंडिविजुअल एंड फैमिली फ्लोटर प्रीमियम है, उसमें भी एक बहुत बड़ी छूट दी गई है कि जो पर्सन पॉलिसी ले रहा है उसका प्रीमियम तो 100% चार्ज होगा, लेकिन जो फैमिली में कवर कर रहा है जिसको,
उनका पूरा 100% प्रीमियम ना लग के केवल 45% ही लगेगा। जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों की एज में मान लिया 5 साल का डिफरेंस है, हस्बैंड 50 का है, वाइफ 45 की है, तो उसका 45 से 50 वाली में हस्बैंड का प्रीमियम आ गया, 40 से 45 वाली में वाइफ का आ गया। लेकिन ऐसा ना करके हस्बैंड का तो पूरा ले लिया, वाइफ का केवल जो लिमिट में प्रीमियम आ रहा है वो केवल का 45% लिया जाएगा। इसको एग्जांपल से समझिए। 10 लाख की पॉलिसी ली एक फैमिली ने, हस्बैंड की एज है 45, उसका इंडिविजुअल प्रीमियम बनता है 9676, तो उसका तो 100% लगेगा। वाइफ की एज है 40, उसका बनता है 9224, इसका प्रीमियम 100% ना लग के केवल 45% लगेगा, जो बना केवल 4151। सन की एज है 24, उसका प्रीमियम बना 7415, इसका भी 45% लगेगा, ये हो गया 3337। डॉटर की एज है 18, प्रीमियम बना 6874, इसका भी 45% लगेगा, यानी 33,189 के प्रीमियम की जगह केवल 20,257 देने पड़ेंगे। और अगर इसमें हमको वैल्यू पैक भी लेना है तो 15% प्रीमियम बढ़ जाएगा, तो टोटल प्रीमियम बना 38,167, लेकिन इसकी जगह लगेगा 23,296। अभी जो एग्जांपल लिया उसमें जीएसटी शामिल नहीं है, उस पर जीएसटी लगा दीजिए 18%, क्योंकि इसमें लिख दिया गया प्रीमियम विदाउट जीएसटी। आप चाहते तो जीएसटी वाली टेबल से उठा लेते। ये 10 लाख के सम इंश्योर्ड का एग्जांपल है। 5 लाख के सम इंश्योर्ड का एक एग्जांपल लेते हैं। सेम मेथड, 49 ईयर्स, 100% प्रीमियम, 100% प्रीमियम। वाइफ की एज 45, 100% प्रीमियम, इसका 45% प्रीमियम। सन की एज 21, 100% प्रीमियम, इसका लेना है केवल 45%। डॉटर की एज 15, 100% प्रीमियम, इसका लेना है केवल 45। दोनों चारों का 100% प्रीमियम इतना, फ्लोटर में इनका केवल 18,713। वैल्यू पैक बढ़ने से 21,520। सेम मेथड, प्रीमियम कैलकुलेशन इसमें। अब आता है प्रीमियम डिस्काउंट। हमारी पॉलिसी कई तरीके के डिस्काउंट देती है, डायरेक्ट डिस्काउंट, फैमिली डिस्काउंट, ऑनलाइन डिस्काउंट, श्रीराम ग्रुप एम्प्लॉई डिस्काउंट, क्लेम फ्री रिन्यूअल डिस्काउंट। यानी क्यूमुलेटिव बोनस अगर आप नहीं लेते हैं तो 2% कैश डिस्काउंट भी दिया जा सकता है, लेकिन फिर दोनों में से एक ही चीज़ दी जाएगी, या तो आप क्यूमुलेटिव बोनस लें या 2% कैश डिस्काउंट लें। द मैक्सिमम रिन्यूअल डिस्काउंट इज 15%, उसमें मैक्सिमम क्यूमुलेटिव बोनस इज 50%। ये भी प्रोविजन है। अब आते हैं टीपीए पर। अगर टीपीए क्या है? टीपीए का मतलब होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, यानी वो फर्म जो कि सर्विंग एज मीडिएटर बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी। तो हमने जिस टीपीए से टाइप किया, दैट इज वेरी रिनाउंड टीपीए एंड नोन एज मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज। फेमस हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत रेपुटेड हैं, क्योंकि इनका 13,000 प्लस हॉस्पिटल से टाइप है। ई कार्ड वाई ऐप देते हैं, क्लेम इंटीमेशन के लिए ऐप पर इंटीमेट कर सकते हैं, क्लेम ट्रैकिंग के लिए ऐप पर इंटीमेट कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी कनेक्ट हो सकते हैं। अगर इनकी और डिटेल चाहिए तो इनकी वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं कि 14,000 प्लस प्रोवाइडर पार्टनरशिप है इनकी,
6 मिलियन प्लस इनको एक साल में क्लेम रिसीव होते हैं। 226 मिलियन टोटल लाइफ्स को ये सर्विस दे चुके हैं। 81 ऑफिसेज पैन इंडिया में इनके हैं। 32 इनके इंश्योरेंस पार्टनर्स। 32 इसलिए भी हो सकते हैं कि टीपी की जरूरत जनरल इंश्योरेंस को पड़ती है, हेल्थ इंश्योरेंस को पड़ती है, लाइफ इंश्योरेंस में भी कुछ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो अलाउ है वहाँ भी हो सकता है। तो ये इन्होंने अपना स्कैन दिया है व्हाट्सएप से कनेक्ट होने के लिए, और इनकी जो भी साइट पर बेनिफिट्स अवेलेबल है उनको कोई भी अवेल कर सकता है। ई कार्ड डाउनलोड करने में, क्लेम इंटीमेशन देने के लिए, प्लान हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, नियर बाय हॉस्पिटल चेक करने के लिए, क्लेम फॉर्म डाउनलोड करने के लिए, ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। अब पॉलिसी में जो सबसे बड़ा फंडा है वो ये है कि अब तक आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी समझाई गई थी वो सब बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी थी। उनमें इंश्योर्ड को एक ऑप्शन दिया जाता था कि सम इंश्योर्ड सेलेक्ट कर लें। अब उनकी पॉलिसी की कंडीशन जो कंप्लाई होती थी उसके बाद जो क्लेम का एंटाइटलमेंट होता था उसके बेसिस पर टोटल सम इंश्योर्ड पे कर दिया जाता था विदाउट एनी डिडक्शन। और वो सारी की सारी पॉलिसियाँ अभी अवेलेबल हैं, चल रही। लेकिन ये जो इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसी है ये इंडिया की इंश्योरेंस इंडस्ट्री की सबसे पुरानी पॉलिसी। जैसे आपने सुना हो कोई तो PSU इंश्योरेंस कंपनी है, उन सबके पास एक मेडिक्लेम के नाम से पॉलिसी होती है, वो इंडेमनिटी बेस्ड। आयुष्मान, संजीवनी और कई पॉलिसीज हैं, ये सब इंडेमनिटी बेस्ड है। तो दोनों तरीके की पॉलिसी कोई भी इंश्योर अपनी लाइफ के लिए ले सकता है। पहली चीज, एक ही डिजीज का दोनों पॉलिसियों पर क्लेम ले सकता है। दूसरी चीज, डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसी में पड़ती है। तीसरी चीज, पॉलिसी डिडक्टिबल्स इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसी में अप्लाई होते हैं। चौथी चीज, और ये इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसी जो है इसमें भी कई वैरायटी ऑफ पॉलिसीज हो सकती हैं। जैसे हमारे पास तो ये अभी एक ही है, लेकिन जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां उनके पास बहुत सारी इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसीज हैं। तो डिपेंड्स, लेकिन मार्केट में जिस पॉलिसी की सेल होती है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव इन टू सेंस, प्राइसिंग एंड बेनिफिट्स। इस पॉलिसी को जिस ढंग से बनाया गया है इसमें दोनों चीज़ें कवर की गई, प्राइसिंग भी कवर की गई है और बेनिफिट्स भी कवर किए गए। तो मार्केट में ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव पॉलिसी है और इसकी डिमांड भी है। जो बेनिफिट्स हैं वो तो एग्जिस्टिंग है ही, उनके अलावा जो वैल्यू पैक प्रोवाइड किया जा रहा है एट ए नॉमिनल प्राइस ऑफ 15% लोडिंग, वो और भी ज़्यादा यूजफुल है। उसमें 4 मेजर बेनिफिट्स की लिमिट बढ़ जाती है। जहाँ लिमिट है वहाँ लिमिट बढ़ जाती है, और जहाँ एग्जम्पशन लेना वहाँ एग्जम्पशन मिल जाता है। जैसे कोई पेमेंट नहीं पे करना है तो उससे एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो ये ऑप्शंस इंश्योर्ड के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पॉलिसी में हर तरीके की पैथी का इलाज अलाउड है। अगर कोई पर्सन सिर्फ होम्योपैथी की छोटी छोटी गोलियां खा के इलाज कराना चाहता है, भले उसका चाहे 8 महीने इलाज चल रहा है,
वो भी परमिसिबल है। आयुर्वेद की दवाइयों वाला भी परमिसिबल है, नेचुरोपैथी वाला भी परमिसिबल है। लेकिन क्योंकि ये पॉलिसी इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसी है, तो हर चीज़ का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए, प्रीमियम रिसीट चाहिए, पेमेंट की रिसीट चाहिए, बिल्स चाहिए, प्रेस्क्रिप्शन चाहिए, जिससे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं आप, तभी क्लेम सेटल हो। तो ये है हमारी खाद्य सुरक्षा पॉलिसी। अब किसी को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।